नमस्कार बच्चों। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के विशिष्ट गुण। डी ब्लॉक तत्वों के विशिष्ट गुण यानी इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे डी ब्लॉक के सामान्य गुण, है ना। विशिष्ट गुणों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवर्तनशील संयोजकता। डी ब्लॉक के तत्वों में परिवर्तनशील संयोजकता पाई जाती है। इस परिवर्तनशील संयोजकता को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका एक कारण देखते हैं कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें परिवर्तनशील संयोजकता क्यों पाई जाती है। तो इसका कारण है, देखो, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पढ़ा है n-1 D 1 से 10 NS 1 से 2। तो इस D उपकोष और S उपकोष की ऊर्जा में कमांतर होने के कारण S इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ D इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग ले लेते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों उपकोषों के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीकरण अंक का निर्धारण करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो इसका आंसर रहेगा n-1 D 1 से 10 NS 1 से 2 कोषों की ऊर्जा में कम अंतर। इन कोषों की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। अब हम 3D श्रेणी में देखते हैं। 3D श्रेणी में यहां से अच्छी तरह से ध्यान देना क्योंकि आगे के क्वेश्चन है वो इसी से हल होंगे। 3D श्रेणी में स्कैंडियम आता है। 3D श्रेणी के तत्वों के ऑक्सीकरण अंक की बात करते हैं तो 3D श्रेणी के अंदर आता है स्कैंडियम से जिंक तक के जो एटम है वो 3D श्रेणी के हैं। स्कैंडियम का अगर एटॉमिक नंबर देखते हैं तो 21, टाइटेनियम 22, 23, क्रोमियम है 24, 25, 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक होता है वो 30 यानी 30 नंबर पे आता है। ये डी ब्लॉक के तत्व है। अब हम 3D श्रेणी के तत्वों के ऑक्सीकरण अंक की बात करते हैं। ऑक्सीकरण अंक को पढ़ने से पहले हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो स्कैंडियम से लेकर जो जिंक के तत्व हैं, जिंक तक के जो तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। तो 18 के लिए हम सभी के अंदर आर्गन को दर्शाते हैं। आर्गन अक्रिय तत्व है, उत्कृष्ट गैस है और आवर्त सारणी के थर्ड आवर्त का लास्ट सदस्य है। जबकि 3D श्रेणी के तत्व होते हैं वो फोर्थ आवर्त में आते हैं, है ना। अब देखो 18 के लिए तो आर्गन आ गया है। 19 और 20वां इलेक्ट्रॉन 4s में आते हैं। तो 4s में सभी के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। कुछ एक अपवाद भी है जिनमें क्रोमियम हम अपवाद के रूप में पढ़ते हैं। कॉपर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद है। 4s में दो दो इलेक्ट्रॉन लिखे हमने। अब 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है और उदासीन परमाणु का परमाणु क्रमांक ही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो स्कैंडियम के डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3D के अंदर? देखो 21 है तो 21 में से 18 तो आर्गन के अंदर आ गए। 19 और 20वां इलेक्ट्रॉन 4s में, 21वां इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाएगा। इसी प्रकार से टाइटेनियम में 2 आ जाएंगे, 22 है ना। वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 4। लेकिन क्रोमियम के अंदर डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि अर्ध भरे हुए उपकोष और पूरे भरे हुए उपकोष अधिक स्थायी होते हैं। तो अधिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो 3D के अंदर आ जाता है। 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर आ जाता है। मैग्नीज की बात करें तो 3D5, आयरन 3D6,
कोबाल्ट 3d7, निकल 3d8, कॉपर 3d9। अब कॉपर भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद है, क्योंकि कॉपर के अंदर भी 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर आकर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर देता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी बना देता है, क्योंकि डी उपकोष पूरा भर जाता है, पूरा भरा हुआ उपकोष होता है वो अधिक स्थायी होता है। अगर हम इनकी कक्षकों के अंदर व्यवस्था देखें तो डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं, है ना। सभी के अंदर अगर हम देखेंगे तो डी में 5 कक्षक होते हैं और एस में एक ही कक्षक होता है। अब हम इलेक्ट्रॉन भरे कक्षकों के अंदर तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे और डी में 1 है तो 1 को दर्शा देंगे। फिर 4s में एक तो क्लॉकवाइज रहेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जबकि डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो समान चक्रण वाले 2 कक्षकों के अंदर रहते हैं। इसी प्रकार से वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम में डी में 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे डी के 5 कक्षकों के अंदर। वेनेडियम के बाद अगर क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम के अंदर 4s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। नेक्स्ट देखें हम तो मैग्नीज में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी के अंदर। ऐसे ही आयरन के अंदर देखें तो 26 है ना, 26 में से 18 तो आर्गन में, 19 और 20वां इलेक्ट्रॉन 4s में, 21 22 23 24 25 और ये 26 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट अगर हम देखें आगे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और डी में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 को भरे हम, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे। फिर आगे देखें निकल की बात करें तो निकल के अंदर भी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर होते हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर के अंदर 5 डी कक्षकों के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 4s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि जिंक की हम बात करते हैं तो जिंक का 3d10 4s2 विन्यास होता है, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बताते हैं। तो अब हम देखते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर आपको याद रखना है जो NS है उसके तो दोनों इलेक्ट्रॉन NS के सभी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अंक का निर्धारण करेंगे, जबकि N-1D के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, केवल जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है भाई S के तो सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अंक का निर्धारण करेंगे और D में जो केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ऑक्सीकरण अंक का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर देखो स्कैंडियम सदैव +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, स्कैंडियम सदैव +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ स्कैंडियम इस इलेक्ट्रॉन को भी त्याग देता है ना, 2 के साथ साथ इसको भी त्याग देगा, इन 2 के साथ इसको भी, तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा और डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब रिक्त कक्षक है तो अधिक स्थायी होगा, या तो रिक्त हो या पूरा भरा हुआ हो या आधा भरा हुआ हो, वो उपकोष अधिक स्टेबल होता है। तो यहाँ पर स्कैंडियम अपने तीनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर डी में 0 यानी आर्गन का, अब तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन तो केवल आर्गन का विन्यास ही बचेगा ना भाई, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो, और आर्गन अक्रिय गैस से स्थायी है तो स्कैंडियम भी तीनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर स्थायी विन्यास को धारण कर लेता है। फिर बात करें अगर 2 दर्शाएगा तो +2, अगर एक और इलेक्ट्रॉन भाग ले लेता है तो 3, एक और ले लेता है तो 4, तो +2 +3 और +4 इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। अब स्टेबल कौन सी होगी ज्यादा, याद रखो 2 त्यागने पे स्थायी थोड़ी हो रहा है, 2 और 2 4, चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ये अधिक स्थायी होता है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायी होता है, जबकि वेनेडियम होता है वो +5 में अधिक स्थायी होगा,
ये +2 दर्शाता है, +3 +4 और +5, 5 में अधिक स्टेबल। क्रोमियम की बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6 इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। क्रोमियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायी होता है, इसका कारण होता है T2G विन्यास, है ना। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे और T2G, ये T2G कक्षक होते हैं जो क्रिस्टलीय विपाटन के कारण बनते हैं। जब संकुलीय डी ब्लॉक के तत्वों के रंग की व्याख्या करेंगे तो वहां पे T2G हमें पढ़ने को मिलेगा। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6 +7, है ना। +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, ये +2 में ज्यादा स्थायी होता है मैग्नीज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये अधिक स्टेबल होता है, क्योंकि अर्ध भरा हुआ उपकोष और पूरा भरा हुआ उपकोष अधिक स्थायी होता है ना। अगर आयरन की बात करें तो +2 +3 +4 +5 +6, है ना। तो ये 3 4 5 6 ये युग्मित है, तो ये ऑक्सीकरण अंक का निर्धारण नहीं करेगा। इसी प्रकार से +2 +3 +4 +5 +2 +3 +4 +1 क्रोमियम के लिए को याद रखना है, क्रोमियम +1 भी दर्शाता है, +1 भी दर्शाता है क्रोमियम +1 भी, क्योंकि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। ऐसे ही कॉपर +1 भी दर्शाएगा और +2 भी। कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी होता है, इसकी जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होने के कारण। जिंक की बात करें तो जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, जबकि आगे ऑक्सीकरण अंक कम हो जाता है, ऑक्सीकरण अंक कम हो जाता है, आगे ऑक्सीकरण अंक कम हो जाता है। पहले तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, इसके बाद में ऑक्सीकरण अंक कम होता जाता है। इसका कारण क्या है? पहले तो डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, भाई 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर फिर बाद में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, एक जोड़ा बन गया ये ऑक्सीकरण, फिर 2 जोड़े बन गए, फिर 3, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो ऑक्सीकरण अंक में भी कमी हो जाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे कम होती जाएगी ऑक्सीकरण अंक का मान भी कम होता जाएगा। 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अंक मैग्नीज का होता है ना। सर्वाधिक ऑक्सीकरण अंक मैग्नीज का होता है, कितना? +7 तक 3D श्रेणी में। जबकि डी ब्लॉक में देखें, डी ब्लॉक के तत्वों में ओस्मियम का +8, ओस्मियम का +8, आरयू रूथियम का भी +8। तो डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर आपको ओस्मियम याद रखना है कि ओस्मियम का ऑक्सीकरण अंक सर्वाधिक होता है। डी ब्लॉक के तत्वों में ऑक्सीकरण अंक का ओस्मियम का ऑक्सीकरण अंक सर्वाधिक होता है, जबकि 3D श्रेणी में किसका ऑक्सीकरण अंक अधिक होगा? मैग्नीज का। 3D श्रेणी में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक सर्वाधिक होता है, जबकि डी ब्लॉक के तत्वों में ओस्मियम और रूथियम का। ठीक है, अब देखो, किसी परमाणु की ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती जाएगी तो उसकी साइज कम होती जाएगी परमाणु की। जैसे याद रखना, मैग्नीज +2 है, मैग्नीज +3 है, मैग्नीज +4 है, मैग्नीज +5 है, तो बताओ किसका आकार बड़ा है? तो जिसका ऑक्सीकरण अंक कम होगा उसका आकार बड़ा होगा, उसकी रेडियस अधिक होगी। भाई जैसे जैसे धनावेश आएगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई निकलते तो जैसे ये परमाणु है ना,
तो निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर से, नाभिक में तो जो धनावेश है वो तो उतना ही रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, धनावेश उतना ही है, तो इस धनावेश का इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आकर्षण बढ़ता जाएगा परमाणु का आकार कम होता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मैग्नीज है, फिर Mn+3, फिर Mn+5। तो याद रखो ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर परमाणु के आकार में कमी होती जाती है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर परमाणु के आकार में कमी होती जाती है। क्लियर है, ठीक है। यहां पर एक और याद रखना है कॉपर का, कॉपर +1 की अपेक्षा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायी होता है। कॉपर +1 की अपेक्षा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होने पर कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायी होता है, क्योंकि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसकी जल योजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। अब बात आ जाए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले टाइटेनियम +3 ज्यादा स्थायी है या टाइटेनियम +4, तो आपको बताना है इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा है। तो टाइटेनियम +3, तो +3 में बात करें तो टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो +3 में तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और +4 में चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, डी 0 वाला, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये आर्गन का विन्यास प्राप्त कर लेगा, आर्गन स्थायी होता है। तो टाइटेनियम +3 से +4 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायी होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो निकालने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचता है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा उसको देखकर हम बता देंगे कि कौन सा यौगिक ज्यादा स्थायी होता है। कोबाल्ट के लिए याद रखना, कोबाल्ट होता है वो संकुल यौगिकों के अंदर +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। जो जटिल यौगिक होते हैं उनके अंदर कोबाल्ट होता है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। संकुल यौगिकों के अंदर कोबाल्ट होता है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो ये हमने ऑक्सीकरण अवस्था की बात की। अब बात करेंगे इस ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीकरण अंकों के अनुप्रयोग की। आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, क्या है क्या नहीं है ना। अब हम बात करें ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोगों की। ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग, तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक आकार। आयनिक आकार जो कि अभी हमने बात की, आयनिक आकार, तो हम जानते हैं जैसे जैसे ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी वैसे वैसे आकार में कमी होती जाती है। +4 +5 +6 +7। तो बताओ किसका आकार छोटा होगा, जिस पर धनावेश ज्यादा होगा। धनायन का आकार छोटा होता है ना हमेशा, और धनावेश बढ़ता जाएगा तो आकार छोटा होता जाएगा, इसका आकार सबसे कम है। दूसरा हम देखें इनकी आयनिक प्रकृति। आयनिक प्रकृति, तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर आयनिक प्रवृत्ति घटती है और सहसंयोजी प्रवृत्ति बढ़ती है। आयनिक प्रवृत्ति तो क्या होगी, घटेगी, और सहसंयोजी प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती है ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर। जैसे MnO, MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3, MnO4-। तो यहां पर ध्यान देना, यहां Mn का ऑक्सीकरण अंक +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो 3 को 6 मिलेंगे, 3 ऑक्सीजन को 6, और 6 कौन देगा, 2 मैग्नीज, तो 1 मैग्नीज +3 देगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चारों 1 मैग्नीज ही देगा। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 6, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन एक तो ज्यादा हो गया ना तो +7, तो ये इनके ऑक्सीकरण अंक है। तो याद रखो ऑक्सीकरण अंक जब कम होता है तो उनकी प्रकृति कैसी होगी, आयनिक, और ऑक्सीकरण अंक ज्यादा हो जाता है तो उनकी प्रकृति कैसी हो जाती है, सहसंयोजी। सहसंयोजी प्रकृति होगी, जबकि इनकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक प्रकृति होती है। इनकी प्रकृति कैसी होगी, आयनिक, जबकि इनकी प्रकृति सहसंयोजी। तीसरा एक और याद रखना इनकी अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में, है ना। तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे जैसे ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे इनकी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो याद रखना ये दोनों तो क्षारीय प्रकृति के हैं,
ऑक्सीकरण अंक कम है ना, ये होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के, जबकि जो बीच का होगा वो उभयधर्मी होगा, उभयधर्मी। तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण अंक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, इसका मतलब क्षारीय प्रवृत्ति में कमी आती जाएगी। तो जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के होते हैं, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के होते हैं उनकी प्रकृति तो कैसी है, अम्लीय। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के हैं उनकी प्रवृत्ति क्षारीय, और जो मध्यम ऑक्सीकरण अवस्था के होते हैं उनकी प्रकृति उभयधर्मी होती है। ठीक है दोस्तों, अब एक पॉइंट और याद रखना है, कोई भी तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ ही दर्शाता है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था किन के साथ दर्शाएगा, जैसे अभी मैग्नीज है तो इसकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन के साथ है। मैग्नीज की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था तो MnCl2 भी बनता है ना, MnCl2 भी बनता है, MnBr2 भी बनता है, लेकिन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये नहीं बनेगा, MnCl5, 6, 7 ये नहीं बनते हैं। तो याद रखना है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो ऑक्सीजन और फ्लोराइड के साथ ही दर्शाई जाती है। इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही क्यों दर्शाते हैं, तो इसका रीजन आपको याद रखना है। एक तो छोटा आकार, छोटा आकार, तो छोटा आकार होने के कारण बहुत सारे ऑक्सीजन फ्लोरीन इससे जुड़ जाएंगे। भाई जब छोटा आकार है ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन ज्यादा संख्या में जुड़ सकते हैं ना इससे, ठीक है, तो छोटा आकार। दूसरा उच्च विद्युत ऋणता, उच्च विद्युत ऋणता, उच्च विद्युत ऋणता, तो उच्च विद्युत ऋणता के कारण भी, विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण भी ये इनसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फ्लोरीन ले लेता है। जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है तभी तो ये ऑक्सीकरण अंक ज्यादा दर्शाएंगे, है ना। भाई इलेक्ट्रॉन लेने वाला चाहिए तो लेने वाला अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो आई होप आपको ऑक्सीकरण अंक समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे पीडीएफ के अंदर, ठीक है। तो बार बार इस वीडियो को देखें, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।